अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम रिनाइसेंस पीरियड का लिटरेचर डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने कंप्लीट रिनाइसेंस एज को, एलिजाबेथन एज को, द गोल्डन एज एंड द एज ऑफ शेक्सपियर, ये सारे नाम इस एज को क्यों दिए जाते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की और एक कंप्लीट और डिटेल्ड ओवरव्यू हमने लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम रिनाइसेंस पीरियड का या एलिजाबेथन पीरियड का लिटरेचर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस एरा में पोइट्री, ड्रामा और क्रिटिसिज्म और कुछ प्रोज वर्क्स लिखे गए थे, क्योंकि नावल इस एज में नहीं है, नावल जाके आता है 18th सेंचुरी के अंदर। तो वो हम क्लासिकल एज में जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस एज में जो था तीन चार चीज़ें लिखी जा रही थी, वो थी पोइट्री, ड्रामा, क्रिटिसिज्म और प्रोज। इस एज में जो क्रिटिसिज्म था, सॉरी, ड्रामा था, वो अपने अरूज पे पहुंच गया था और उसी ड्रामा की वजह से इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत मशहूर प्ले राइट्स आ गए, यूनिवर्सिटी वेट्स यहाँ पे हमारे पास आ गए, शेक्सपियर जैसा पूरा स्कूल हमारे पास आ गया, स्कूल ऑफ थॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइट्री को। सबसे पहले हमारे पास इंग्लैंड में ब्लैंक वर्ड्स लाने वाला बंदा हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे कहलाता है। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे वो इंसान था जो इंग्लैंड में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्ड्स लेके आया। दो किस्म की वर्सेस आमतौर पे वेल नोन है, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स। क्या डिफरेंस है इनमें? ब्लैंक वर्ड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि पोइट्री मीटर के बगैर नहीं हो सकती। आई थिंक कॉलरिज ने कहा था कि आई राइट इन मीटर बिकॉज द मीटर कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। इस तरह की कोई डेफिनेशन कॉलरिज ने भी दी थी। तो पोइट्री जो है वो मीटर से ही बनती है, मीटर नहीं होगा तो वो प्रोज हो जाएगा। तो ब्लैंक वर्स जो है, एक लाइन के अंदर मीटर होता है, अगर वो दोनों लाइंस के अंदर मीटर सेम हो, कंसिस्टेंट हो, लेकिन एंड पे राइम स्कीम चेंज हो, उसको हम कहते हैं ब्लैंक वर्स। और मीटर कहते हैं सिलेबल डिवीजन को एक लाइन के अंदर। जब दोनों लाइंस में सिलेबल डिवीजन्स सेम हो लेकिन एंड पे राइम स्कीम चेंज हो रही हो तो उसको हम ब्लैंक वर्स कहेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर दोनों लाइंस में मीटर जो है इनकंसिस्टेंट है, सेम नहीं है, मीन्स के दोनों लाइंस में सिलेबल डिवीजन भी चेंज्ड है, यार दोनों लाइंस की लेंथ चेंज है और एंड पे राइम स्कीम भी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फ्री वर्स। तो ये ब्लैंक वर्स थी। इसने पूरे के पूरे इंग्लिश पोइट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस ब्लैंक वर्स ने इंग्लैंड में आने के बाद। इसी एज में देखा जाए तो क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर और थॉमस वाइट और इस तरह के बहुत से लोग, और बाद में आने वाली बहुत सी सोनेट्स, सॉरी बहुत सी एपिक्स जस्ट लाइक पैराडाइज लॉस्ट, ये सारी की सारी ब्लैंक वर्स में लिखी जाने लगी। तो इस वजह से उस सब का क्रेडिट जाता है हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे को। तो इसको फादर ऑफ इंग्लिश ब्लैंक वर्स भी कहा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे इसी का एक फ्रेंड थॉमस वाइट, इसको थॉमस यार्ट भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो इसको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, क्योंकि इटालियन सोनेट सबसे पहले ईजाद हुई थी, जो कि पेट्रार्क ने की थी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट लाने वाले इंसान का नाम था थॉमस वाइट या थॉमस यार्ट। और क्योंकि ये दोनों दोस्त थे, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे और थॉमस यार्ट, अर्ल ऑफ सरे ब्लैंक वर्स उसने इंट्रोड्यूस करवाई इंग्लिश में, थॉमस यार्ट ने सोनेट इंट्रोड्यूस करवाई इंग्लिश में। तो इन दोनों ने मिलके कलेक्टिवली अपनी एक पब्लिकेशन करवाई जिसने 54 सोनेट्स लिखी थी। इन्होंने 54 सोनेट्स लिखी और इस बुक का कलेक्टिवली इन्होंने नेम रखा टोटेल्स मिसैलेनी। और ये जो बुक थी ये 1557 में पब्लिश करवाई इन्होंने। तो ये इनका पोइट्री का इस एज का सबसे पहला वर्क भी माना जाता है और बड़ा इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पोइट एडमंड स्पेंसर, जिसको चार्ल्स लैम्ब ने पोइट्स पोइट भी कहा था, तो इसकी सबसे मशहूर मशहूर ज़माना जो राइटिंग है वो है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन एक एलेगरी है। एलेगरी आपको पता है क्या होती है? एक स्टोरी होती है जो किसी और स्टोरी को सिंबलाइज कर रही होती है, या ऐसी स्टोरी जिसकी अंडरलाइन स्टोरी कोई और हो। ये फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने सबसे पहले प्लान की थी 12 बुक्स में, और फिर कंप्लीट ये कर पाया वो सिर्फ 6 बुक्स के अंदर। इसकी हर जो बुक है वो किसी न किसी वर्च्यू पे, किसी न किसी
नेकी वाली क्वालिटी के ऊपर बेस करती है। उसके बाद इस बुक की जो इंट्रोडक्टरी लाइंस थी, जो स्टार्टिंग कुछ लाइंस थी, वो इस दौर के एक बहुत मशहूर ऑथर सर वॉल्टर रैले ने लिखी थी। और ये याद रहे कि ये फेरी क्वीन जो थी, ये क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट की गई थी। क्यों? क्योंकि एडमंड स्पेंसर चाह रहा था कुछ फंड्स रेज करना। वो चाहता था कि मेरे लिए कुछ मंथली स्कॉलरशिप मुख्तस कर दिया जाए, स्पेशलाइज कर दिया जाए कि ये सिर्फ मेरे लिए, मुझे पॉकेट मनी के तौर पे गवर्नमेंट देगी। तो इन्होंने आई थिंक 50 पाउंड्स के करीब शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उस ज़माने में पाउंड्स ही थे तो वो 50 अमाउंट थी, वो इन्होंने इसके लिए मुख्तस कर दिया मंथली बेसिस पे। और इसी फेरी क्वीन के अंदर एक कैरेक्टर ग्लोरियाना नाम का हमें नज़र आता है। वो ग्लोरियाना बेसिकली इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो इसने क्वीन एलिजाबेथ को ये डेडिकेट किया और क्वीन एलिजाबेथ इससे इंस्पायर भी हुई। और इसी फेरी क्वीन के अंदर जो हमें हीरो नज़र आता है वो प्रिंस आर्थर के नाम से आता है। उसके बाद इसकी दूसरी फेमस राइटिंग है शेफर्ड्स कैलेंडर। कैलेंडर क्योंकि कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इस शेफर्ड्स कैलेंडर जो इसकी राइटिंग है, इसके भी 12 पार्ट्स हैं। और ये इसने डेडिकेट की अपने फ्रेंड फिलिप सिडनी को, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड फिलिप सिडनी को। उसके बाद इसकी नेक्स्ट राइटिंग है एमोरिटी। एमोरिटी जो है ये 88 सोनेट्स की कलेक्शन है, और ये इसने डेडिकेट की थी अपनी होने वाली वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को। और ये असल में लव सॉन्ग्स हैं इसके, ये अमोरिटी में। और उसके बाद इसकी राइटिंग आती है एपिथेलेमियन। एपिथेलेमियन एक्चुअली में एक वेडिंग सॉन्ग है। और लास्ट इसकी राइटिंग जो है वो है एस्ट्रोफल। ये एस्ट्रोफल असल में फिलिप सिडनी जो इसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने एक वर्क लिखा था पोइट्री का, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। उसमें उसने वो अपनी बिलविड के लिए लिखा था। एस्ट्रोफल उसने खुद को कहा था और स्टेला अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था फिलिप सिडनी ने। तो सिडनी की डेथ के बाद एडमंड स्पेंसर ने उसी राइटिंग का पहला लेटर लेकर, एस्ट्रोफल लेकर, एक एलिजी लिख दी थी सिडनी की डेथ पर। तो ये एस्ट्रोफल जो है ये बेसिकली सिडनी की डेथ पर एक एलिजी है। एलिजी हमें पता है वो मर्सिया, जो किसी की, वो चीज़ जो किसी की डेथ पर लिखी जाए। उसके बाद कुछ और पोइट्स, फिलिप सिडनीज की बात हमने अभी की, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। और क्रिस्टोफर मार्लो की एक बहुत फेमस पोइम है हीरो एंड लीडर के नाम से। अभी हम शेक्सपियर को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि शेक्सपियर अपने आप में एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। तो शेक्सपियर को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस एज की पोइट्री जो है वो यहाँ पे हम शेक्सपियर के बगैर कंप्लीट कर रहे हैं। और इस जो ड्रामाज होंगे वो भी शेक्सपियर के बगैर ही हम कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेक्सपियर को प्रॉपरली अलग से डिस्कस किया जाएगा। अब इस एज के ड्रामा को डिस्कस कर लेते हैं। ये ड्रामा ही है जिसकी वजह से इस एज का नाम गोल्डन पीरियड भी है, क्योंकि इस एज में क्वीन एलिजाबेथ और इसके बाद आने वाला जेम्स वन, ये दोनों बहुत लाइक करते थे ड्रामास को। तो इस वजह से भी ड्रामा बहुत अरूज पे पहुंच गया। उसके बाद थिएटर इस एज में बनना शुरू हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दी थिएटर नाम के नाम से 1577 में एक थिएटर ओपन किया गया। और फिर तकरीबन 22 साल बाद 1599 में जब दी थिएटर ख़त्म हो गया, तो वहाँ से लकड़ियाँ लेकर एक और थिएटर बना दिया गया जिसको ग्लोब थिएटर कहा जाता है, जो कि शेक्सपियर का थिएटर था। तो ड्रामा इस एज का जो है, क्योंकि इस एज में, इससे पिछली एज में, एंग्लो नॉर्मन एज में हमने डिस्कस किया था कि मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज लिखे जा रहे थे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फेमस प्ले सामने नहीं आया। सिर्फ एक प्ले उस दौर में फेमस था एवरी मैन के नाम से, वो भी एक मोरालिटी प्ले था। और ये भी इस एज में ड्रामा, इस एज में ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ ये प्रॉपरली लिखी जाने लग गई और अपने अरूज पे पहुंच गई। तो इस एज की जो पहली ट्रेजेडी थी उसका नाम था गॉर्बुडुक, और ये दो लोगों ने लिखी थी, थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। इन दोनों ने कलेक्टिवली ये बुक लिखकर पब्लिश करवाई थी, गॉर्बुडुक। ये इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे पहली ड्रामेटिक ट्रेजेडी मानी जाती है, और बाद में इस गॉर्बुडुक का नेम चेंज करके फेरिक्स और पोरेक्स कर दिया गया था। और उसके बाद इंग्लैंड की हिस्ट्री की सबसे पहली कॉमेडी जो समझी जाती है, ड्रामेटिक कॉमेडी, वो रॉल्फ रोइस्टर डॉयस्टर है, और ये निकोलस यूडल ने लिखी थी। उसके बाद एक और राइटिंग, गर्टन्स नीडल, ये भी एक बहुत मशहूर प्ले है इस ज़माने का जो जॉन स्टिल ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट तकरीबन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज की ड्रामा के अंदर, वो हैं यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स हमें नाम से पता लग रहा है कि ये
7 लोगों का ग्रुप था और ये लोग यूनिवर्सिटी जाते थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट्स थे ये लोग। और विट्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, विजडम इनके अंदर थी और इतने ज़हीन थे कि ये सारे के सारे लोग अगर 5-7 साल, 5 या 10 साल और जी लेते तो शेक्सपियर का नामो निशान ना होता, शेक्सपियर को किसी ने भी नहीं जानना था। ये इतने ज़हीन लोग थे। और देवर 7 इन नंबर, ये लोग 7 थे टोटल। और यूनिवर्सिटी विट्स जो थे ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो यूनिवर्सिटी कभी नहीं गया था, लेकिन वो अपनी ड्रामेटिक सेंस की वजह से, अपनी ड्रामेटिक क्वालिटी की वजह से, वो इसके अंदर अपने विट की वजह से, अपने विजडम की वजह से इंक्लूड किया जाता है, तो वो थॉमस काइट था। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्ले राइट आता है वो है जॉन लिली। इसने एक प्ले लिखा एंडीमियन जो बहुत फेमस हुआ, और इसी एंडीमियन के नाम से जॉन कीट्स ने एक पोइम भी लिखी है, एक लॉन्ग पोइम है जॉन कीट्स की। तो ये जॉन लिली का एक प्ले था एंडीमियन। और दूसरे नंबर पे इसकी जो राइटिंग है यूफ्यूज़, ये यूफ्यूज़ जो है ये बेसिकली लिली का एक नावल समझा जाता है, लेकिन उस ज़माने में नावल नहीं था। और ये जो राइटिंग है इसकी, ये लिखी नैरेटिव स्टाइल में गई है, नावल के स्टाइल में, लेकिन क्योंकि प्रॉपरली आजकल का जो नावल है उसके पैरामीटर पर ये राइटिंग नहीं उतरती, तो इसलिए हम इसको नावल नहीं कह सकते। तो जॉन लिली के बारे में यही फेमस है। इनफैक्ट आपने एक टर्म, एक लिटरेरी डिवाइस सुना होगा यूफिमिज्म के नाम से, वो यूफिमिज्म इसी यूफ्यूज से निकले। यूफिमिज्म का मतलब है टू रिप्लेस हार्श वर्ड्स विद द प्लेजेंट वंस। कोई हार्श फीलिंग, कोई ऐसे वर्ड्स जो हार्श फीलिंग्स पोर्ट्रे कर रहे हो, आपको हर्ट कर रहे हो, उनको रिप्लेस कर देना प्लेजेंट वर्ड के साथ, कि बुरी बात भी बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर देना। उसके बाद थॉमस काइड, यही वो इंसान है जो इन 7 लोगों में यूनिवर्सिटी नहीं गया था। बाकी 6 लोग यूनिवर्सिटी गए थे, 3 लोग ऑक्सफोर्ड गए थे और 3 लोग कैम्ब्रिज, लेकिन ये बंदा यूनिवर्सिटी नहीं गया था। लेकिन अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपनी विट की वजह से ये यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूडेड है। थॉमस काइड ये मशहूर है अपनी एक राइटिंग की वजह से जिसको स्पेनिश ट्रेजेडी कहा जाता है। 1588 में, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, 1588 में वॉर ऑफ स्पेनिश आर्मेडा हुई थी। स्पेन ने हमला किया था इंग्लैंड पे और स्पेन को डिफीट हो गई थी, वो हार गए थे। तो ये उसी पर स्पेनिश ट्रेजेडी बेस करती है। और उसके बाद ये थॉमस काइड ही था। हमने ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक थिएटर में डिस्कस किया था कि ऑन स्टेज डेथ नहीं होती थी, शायद इस वजह से कि उनको पता नहीं था हम कैसे ब्लड को पोर्ट्रे करें। और थंडर का एलिमेंट भी उस ज़माने में नहीं था, क्योंकि उन लोगों की हो सकता है डिमांड ना हो ऐसी। तो थॉमस काइड वो इंसान था जिसने हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लड और थंडर का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हमारे पास एक बंदा आ जाता है जॉर्ज पील के नाम से, थर्ड प्ले राइट हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स के अंडर जो आता है। इसने 2 राइटिंग्स लिखी, 2 प्लेज लिखे, डेविड एंड बाथशेबा और अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। और उसके बाद जॉर्ज ग्रीन आ जाता है हमारे पास। जॉर्ज ग्रीन की भी 4 राइटिंग्स फेमस हैं, 4 प्लेज इसके फेमस है, जॉर्ज ग्रीन, ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बुंगे। और उसके बाद लॉज फेमस था, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी बिट्स बहुत फेमस हैं, लेकिन बाकी सब की निस्बत थोड़ा कम फेमस था। ये सिर्फ इस वजह से फेमस है कि ये इन सब यूनिवर्सिटी बिट्स में सबसे ज़्यादा अमीर था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अमीर था। और उसके बाद आ जाता है नैश, और नैश की एक बहुत मशहूर राइटिंग है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। उसके बाद यूनिवर्सिटी बिट्स में एक लास्ट और सबसे मेन प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो, इसके बारे में सबने सुना होगा। ये क्रिस्टोफर मार्लो ही इन 7 लोगों का, इन यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर था। और ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का सबसे बड़ा राइवल था। तो ये 1564 में पैदा हुआ, 1593 में इसकी डेथ हुई, और इसी ईयर में पैदा हुआ जब शेक्सपियर पैदा हुआ था। शेक्सपियर भी 1564 में पैदा हुआ था। क्रिस्टोफर मार्लो जो है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रेजेडी हम कहते हैं जनरली, फादर ऑफ ट्रेजेडी वो एस्किलस को कहते हैं जिसने एगामेम्नॉन लिखा था, और फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी हम क्रिस्टोफर मार्लो को कहते हैं। और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स भी इसको कहा जाता है। अब लोगों के माइंड में अक्सर ये सवाल आता है कि ब्लैंक वर्ड्स का फादर क्यों कहा जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को। तो ये याद रहे कि ब्लैंक वर्ड्स, मैंने बताया, डिटेल में एक्सप्लेन किया, ब्लैंक वर्ड्स पोइट्री की एक फॉर्म है, उसके एक मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म है ब्लैंक वर्ड्स। तो जो भी चीज़ गाई जाती है, ज़ाहिरी सी बात है वो पोइट्री स्टाइल में लिखी जाती है।
तो मैंने ये भी बताया था आपको ग्रीक थिएटर में कि कोरस हमेशा गाया करता है, कभी बोलकर नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करता, हमेशा वो गाता है। तो जो चीज़ गाई जाती है वो लाजमी मीटर में होती है, और वो गाई जाने वाली चीज़ जब लिखी होती है तो वो उसको हम पोइट्री ही कहते हैं। और शेक्सपियर के प्लेज तक, ये एलिजाबेथन एज के लिटरेचर तक, एलिजाबेथन एज के ड्रामास तक कोरस का एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। कोरस एक्टिव पार्टिसिपेंट हुआ करता था प्लेज का, तो कोरस हमेशा गाता है। तो कोरस का जो पार्ट था वो पोइट्री की फॉर्म में हुआ करता था, और वो ब्लैंक वर्स में इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि शेक्सपियर के प्लेज और क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज जो हैं ये ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। और ये ब्लैंक वर्स का कॉन्सेप्ट इन सबको कहाँ से मिला? अर्ल ऑफ सरे से, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, जिसने ब्लैंक वर्स इंग्लैंड में जो फॉर द फर्स्ट टाइम लाया। तो क्रिस्टोफर मार्लो के जो फेमस वर्क्स हैं, इनमें सबसे पहला है चैम्बरलेन। इसने इसके 2 पार्ट्स लिखे थे। चैम्बरलेन एक बहुत मशहूर फाइटर था, तैमूर लिंग के नाम से, तैमूर लंग भी कुछ लोग कहते हैं उसको, उसके नाम से था, और उसी पे बेस करता है ये चैम्बरलेन का कैरेक्टर। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो वो था डॉक्टर फाउस्टस, ये सब ने पढ़ा हुआ है, जिसमें गुड और इविल की फाइट चलती रहती है। और उसके बाद एडवर्ड टू, इसका एक प्ले बहुत फेमस हुआ, और जियो ऑफ माल्टा भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्ले है। और इसी जियो ऑफ माल्टा से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था। और इसके बाद इसका एक लास्ट प्ले जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, और ये इसका इनकम्प्लीट प्ले समझा जाता है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम शेक्सपियर को नहीं डिस्कस करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का सबसे बड़ा जो राइवल था, सबसे बड़ा मुकाबला जिसके साथ इसका बनता था ट्रेजेडीज़ में, वो था क्रिस्टोफर मार्लो। और इसका कॉमेडीज़ में जिसके साथ मुकाबला चलता था शेक्सपियर का, वो था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन अपनी कॉमेडीज़ की वजह से फेमस है। इट डजंट मीन कि उसने सारी कॉमेडीज़ लिखी, उसने 2 ट्रेजेडीज़ भी लिखी थी। तो बेन जॉनसन की जो फेमस कॉमेडीज़ हैं वो है अल्केमिस्ट, वॉलपोन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एंड साइलेंट वुमेन। और याद रहे कि ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो प्ले था, इसी में शेक्सपियर ने परफॉर्म भी किया था। और उसके बाद इसकी ट्रेजेडीज़ जो फेमस हैं उनमें 2 नाम आते हैं, सिजेनस एंड कैटलीन। तो बेन जॉनसन के बारे में यही चीज़ें ही हैं। बेन शॉर्ट फॉर्म है बेंजामिन की, बेंजामिन जॉनसन इसका पूरा नाम था। उसके बाद इसे इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। हमने पोइट्री डिस्कस कर ली, ड्रामा डिस्कस कर लिया, लेकिन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, वो हमने बाद में डिस्कस करना है अगली वीडियो में। तो पोइट्री और ड्रामा जो है शेक्सपियर के अलावा हमारा सारा कवर हो चुका है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोज़। और प्रोज़ के अंदर हमारे पास 2 लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनमें सबसे पहला बंदा है फ्रांसिस बेकन। और बेकन अपने एसेस की वजह से फेमस है, ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ डेथ, ऑफ ग्रेट प्लेस। इसका जो फर्स्ट फोलियो था वो 1597 में पब्लिश हुआ था, जिसमें 10 एसेस थे, और वो इसने अपने भाई को डेडिकेट किया था। और उसके बाद इसका जो लास्ट वाला फोलियो था वो 1623 में पब्लिश हुआ था, और उसमें 58 एसेस थे। और उसके बाद इसकी जो मेजर राइटिंग्स हैं उनमें एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एंड नॉवम ऑर्गेनम, ये फ्रांसिस बेकन की कुछ मशहूर राइटिंग्स हैं। और बेकन को अपने एसेस की वजह से जाना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी कहा जाता है इसको, और फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी, प्रिंस ऑफ एम्पिरिसिज्म सॉरी कहा जाता है इसको। एम्पिरिसिज्म मीन्स कि नॉलेज गेंड थ्रू एक्सपीरियंस, वो नॉलेज जो हमें एक्सपीरियंस के साथ मिलती है उसको एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। और ये चीज़ें हमें क्लियरली इसके एसेस के अंदर मिलती हैं कि ये एक्सपीरियंस से सारी बातें कर रहे हैं अपने एसेस के अंदर। जिस तरह ऑफ स्टडीज़ के अंदर इसकी कोटेशन आती है, रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये जो कोटेशन है इसकी सारी की सारी ये लाइफ के एक एक्सपीरियंस का निचोड़ है। उसके बाद प्रोज में हमारे पास दूसरा इंसान आता है, फिलिप सिडनी, वही एडमंड स्पेंसर का दोस्त। तो इसने 2 वर्क्स लिखे, आर्केडिया एंड डिफेंस ऑफ पोइजी। डिफेंस ऑफ पोइजी जो है ये बेसिकली क्रिटिसिज्म का वर्क है, और आर्केडिया जो है ये इसका एक प्रोज वर्क है। डिफेंस ऑफ पोइजी के अंदर इसने कुछ स्टीफन गॉसन ने एक स्कूल ऑफ एब्यूज़ के नाम से राइटिंग लिखी थी, जिसमें उसने पोइट्री पे अटैक किया था। तो इस डिफेंस ऑफ पोइजी में फिलिप सिडनी उस स्टीफन गॉसन के अटैक्स को डिफेंड करता है। और यहाँ पे हमारी रेनेसेंस एज जो है, एलिजाबेथन एज का स्पेसिफिकली हम लिटरेचर डिस्कस कर रहे थे।
एलिजाबेथन एज मैंने आपको बताया 1558 से 1603 तक चली, तो उस एज का प्रॉपरली हमने जो सारा का सारा लिटरेचर था वो हमने डिस्कस किया। एक बात मैं बताना भूल गया कि यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो सब के सब बहुत यंग एज में मर गए थे और इन सब का मर्डर किया गया था, मिस्टीरियसली मरे थे ये लोग। और इन सब में सबसे बड़ी एज का जो था वो था क्रिस्टोफर मार्लो, और वो भी 29 ईयर्स में मर गया था, मार दिया गया था। तो बाकी सबकी एज भी 29 से कम ही थी। तो यहाँ पे इस एज का हमारा जो, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट इंसान थॉमस मोर, बहुत फेमस बंदा इस एज का थॉमस मोर, उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क लिखा था यूटोपिया के नाम से। तो वो यूटोपिया वो बेस्ड था प्लेटो की रिपब्लिक पर, सीधा सीधा उसके रिपब्लिक पर बेस्ड था। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा हो और आपकी पसंद के मुताबिक हो। यूटोपिया के एक ड्रीम वर्ल्ड कह लें आप। यूटोपिया, यूटोपिया का ऑपोजिट होता है डिस्टोपिया, और डिस्टोपिया का मतलब होता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा हो, जैसा आप नहीं चाहते वैसा हो रहा हो वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एलिजाबेथन एज का लिटरेचर जो है वो शेक्सपियर के बगैर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।